हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 163 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 164 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और आपको और कौन से बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है 1818 से 1858 की अवधि में भारतीय रजवाड़ों के प्रति अंग्रेजों की नीति अलग रहने और हस्तक्षेप न करने के साथ यदा कदा उन्हें राज्य में मिला लेने की भी रही। टिप्पणी कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है 18वीं शताब्दी के अंतिम में अंग्रेजों द्वारा क्षेत्र विस्तार हेतु अपनाई गई युद्ध नीतियों ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था, जिसमें लॉर्ड वेलेज़ली ने आकर कुछ परिवर्तन किए, जिसके तहत उसने युद्ध की जगह शांतिपूर्ण और बिना किसी आर्थिक खर्च के क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने पर आधारित थी, जैसे कि सहायक संधि। इसने कंपनी की कमज़ोर होती स्थिति को न केवल सुदृढ़ता प्रदान की, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित कर दिया था। लॉर्ड वेलेज़ली के कदमों पर चलते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक और डलहौजी ने भी हस्तक्षेप और गैर आक्रामक नीति को अपनाया। हालांकि उन्होंने भले ही गैर हस्तक्षेप की नीति को अपनाया हो, लेकिन वास्तविकता ये थी कि अंग्रेजों ने अपनी क्षेत्र विस्तार की नीति को कभी भी नहीं त्यागा। वह किसी न किसी रूप में निरंतर चलती रही, जैसे कि अवध पर उसके उत्तराधिकारी को अयोग्य बताकर कब्जा जमा लेना। इस नीति यानी कि अहस्तक्षेप नीति के पीछे क्षेत्र विस्तार को अपने चरम पर लॉर्ड डलहौजी ने बखूबी पहुंचाया, जिसने व्यक्तिगत की नीति के तहत भारत के एक बड़े हिस्से सतारा, संबलपुर, जैतपुर, झांसी, नागपुर, छोटा उदयपुर आदि कब्जा जमाने में सफल रहा। अतः हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अहस्तक्षेप की नीति को अपनी एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और बिना किसी युद्ध, आर्थिक खर्च आदि के भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाने में सफल रहे। ये वास्तविक तौर से क्षेत्र विस्तार का शांतिपूर्ण तरीका था। देखिए, आपने इस उत्तर को लिखा तो ठीक है, दूसरा पक्ष आपका ज़्यादा ठीक है, मतलब दूसरे पेज में। बट आपने पहले जो ये बातें बताई हैं, ये इस प्रश्न की डिमांड नहीं है। जैसे आपसे क्या प्रश्न पूछा है, उसने आपको टाइमलाइन एक दे दिया है अर्थात 1818 से 1858 की मध्य की कहानी आपको बताना है। कहने का मतलब कि सरकार ने, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने, या कह सकते हो कंपनी ने कई सारी पॉलिसीज़ अपनाई थी जब वो इंडिया में अपने शासन को इम्प्लीमेंट करने लगी थी। आप जानते हो कि सबसे पहले उसने जो पॉलिसी अपनाई थी वो अपनाई थी समानता के लिए संघर्ष की, जो कि 1740 से 65 तक चलती है, अर्थात बक्सर विजय के बाद तक। बक्सर विजय के बाद उन्होंने रिंग फेंस की पॉलिसी अपनाई, अर्थात घेरे की नीति को, जो कि 1765 से लेकर 1813 तक चलती है। देखो, ये बातें लिखनी नहीं है, ये बातें अभी हम आपको समझा रहे हैं कि वास्तव में आपको प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करनी है। क्लियर। और इसी घेरे की नीति का ही परिणाम था सब्सिडरी अलायंस, अर्थात सहायक संधि। क्लियर। अब आपने ये देख लिया कि 1813 तक तो सहायक संधि है, किंतु 1813 के बाद सहायक संधि की बात नहीं आती। 1813 के बाद ब्रिटिश कंपनी ने एक नई पॉलिसी अपनाई, जिसे कहा गया अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। क्लियर। इस अधीनस्थ पार्थक्य की नीति में पूर्व की चली आ रही वेलेज़ली की सहायक संधि को बेस बनाकर कई सारी छोटी छोटी रियासतों को लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा उन्हें कैप्चर कर लिया गया, उनका आपस में विलय करा दिया गया। क्लियर। विलय कराने के बाद स्थिति तब और बदल गई जब लॉर्ड विलियम बेंटिक सत्ता में आते हैं, और उन्होंने भी इसी नीति को फॉलो करते हुए कई सारी छोटी छोटी रियासतें, चाहे कुर्ग हो, चाहे जैंतिया हो, चाहे जालौन हो, चाहे मैसूर हो, चाहे कछार हो, इन सबको अपने में शामिल कर लिया। ध्यान देना। और इसी दिशा को बढ़ाते हुए आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी ने जो बची खुची रियासतें थीं, उनको भी दो पॉलिसीज़ के तहत, विलय और व्यक्तिगत की नीति के तहत अपने अंदर ले लिया, अर्थात
लॉर्ड डलहौजी की नीति के बाद 1858 से कंपनी ब्रिटिश सर्वोच्च हो गई थी, अर्थात जितनी भी भारत में रियासतें थीं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन आ चुकी थी। समझ गए? आपसे ये प्रश्न पूछा है, आपसे प्रश्न पूछा है कि आप लॉर्ड हेस्टिंग्स की पॉलिसी से लेकर लॉर्ड डलहौजी तक की जो पॉलिसीज़ थी उनको बताइए और उनके हिसाब से बताइए कि कैसे उन्होंने क्षेत्र को आपस में विलय कर लिया। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, अगर आपने हमारा थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो देखा होगा मॉडर्न इंडिया का, तो वहाँ पे हम आपको जब बता रहे थे पंजाब को लेकर और जब हम आपको बता रहे थे सिंध के विलय को लेकर, क्लियर, तो वहाँ पे हमने आपको यही चीज़ें बताई थी कि शुरू में कंपनी पंजाब से अलग रहती थी, मतलब ट्रीटी ऑफ अमृतसर की के अंतर्गत ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्हें समय मिला, जब उन्हें मौका मिला कि राजा रणजीत सिंह अब कमज़ोर हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने लाहौर की संधि के अंतर्गत पंजाब को अपने में मिलाने का प्रयत्न किया, हालांकि पूरी तरह से नहीं, उसे बाद में उन्होंने पूरी तरह से मिला लिया। अर्थात उनको जब समय उचित लगता था उसी अनुरूप वो अपनी पॉलिसियाँ बनाते थे। यही चीज़ उन्होंने सिंध विलय को लेकर की, क्लियर, और यही चीज़ डलहौजी ने आगे चलकर सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, अवध इन सब के लिए की, और जिसकी परिणत क्या हुई 1857 का विद्रोह। अर्थात 1857 के विद्रोह में एक कारण ब्रिटिश सरकार की इन पॉलिसियों का भी रहा था, बाकी तो कई अन्य भी कारण थे। तो आपको ऐसे इसमें बताना है, समझ रहे हैं? तो आपको इसमें क्या नहीं बताना है ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि 18वीं शताब्दी के अंतिम, देखो आपने जब ये बताया ना 18वीं शताब्दी के अंतिम, तो मतलब ये हो गया कि आपने इसमें रिंग फेंस की पॉलिसी का उल्लेख कर रहे हो, जबकि आपसे प्रश्न रिंग फेंस पूछा ही नहीं है, तो इतनी पृष्ठभूमि में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और प्रश्न जब हमसे ऐसे पूछे जाते हैं तो शब्द भी काफ़ी कम होते हैं और हमें विश्लेषण भी करना होता है। तो आप ये बताओगे कि कि वेलेजली के बाद कंपनी ने अधीनस्थ पार्थक्य की नीति को अपनाया, जो कि 1813 से 57 तक गतिमान रही, जिसके अंतर्गत लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सहायक संधि का सहारा लिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत और विलय की नीति को अपनाया। क्लियर? और आप इसमें एक दो फैक्ट डाल सकते हो कि किस तरीके से डलहौजी ने लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया को अपने अंदर समाहित कर लिया, अर्थात लगभग समस्त भारत डलहौजी के काल तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुका था। इसीलिए आप देखोगे कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है उसमें क्या होता है, उसमें महारानी कहती हैं कि अब हम किसी भी रियासत का विलय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले ही सारी रियासतों का विलय कर लिया है, तो अब जो हमारे अप्रत्यक्ष नियंत्रण में है, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, हमारी किसी न किसी संधि का या किसी न किसी नीति के अंतर्गत हमें अनुकरणीय मानते हैं, तो हम उनको अब नहीं विलय करेंगे। क्लियर? तो वही चीज़ आप यहाँ पे समझिए। तो आपको ये कई सारे तथ्य हटाने पड़ेंगे, समझ गए, कि लॉर्ड वेलेजली, क्योंकि 1804 के बाद ये चला जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपको इतना ये डिस्क्राइब नहीं करना कि कंपनी की कमज़ोर होती स्थिति को न केवल सुदृढ़ता प्रदान की, कंपनी की स्थिति मजबूत हो गई थी। 1800, आपको पता है कि 1802 में जब ट्रीटी ऑफ बसीन हुई, उसके बाद कंपनी की स्थिति उत्तरोत्तर प्रगति करती गई, और कंपनी का ध्यान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सरकार का भी ध्यान, ब्रिटेन की सरकार का भी ध्यान भारत पर केंद्रित हो गया था। क्यों? क्योंकि उनके हाथ से अमेरिका भी जा चुका था और फ्रेंच भी जा चुका था और नेपोलियन का खतरा था। नेपोलियन को खतरे को ही देखकर तो सिंध पॉलिसी और पंजाब की पॉलिसी अपनाई गई थी। क्लियर? तो आप ऐसे इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो और इन चीज़ों को ऐसे आप अरेंज करके लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी है कि हाँ यहाँ से आप शुरू करें कि लॉर्ड वेलेजली के कदमों पर चलते हुए विलियम बेंटिक, यहाँ पे विलियम बेंटिक के पहले आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स को डालना है, क्योंकि मेन मुख्य कर्ता धर्ता तो वही था, उसी ने ही तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों को अधीनस्थ पार्थक की नीति के अंतर्गत लाया कि अब मराठों को ज़्यादा हम स्वतंत्रता नहीं दे सकते, और इनको उसने बिठूर भेज दिया। समझ गए? तो ऐसे आपको बताना है।
और फिर आप जब बताते हो तो आप तथ्य का उल्लेख करोगे, जैसे आपने यहाँ पे सतारा वगैरह बताया है, लेकिन आप इससे पहले भी कई सारी रियासतों को बताओगे। समझ गए कि आपको कैसे इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। बाकी इसका डिटेल अध्ययन जब हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ पढ़ रहे होंगे मॉडर्न इंडिया में, अभी 1-2 दिन में शुरू होने वाला है, तो उन क्लासेस को आप देखिएगा तो वहाँ से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि रिंग फेंस की पॉलिसी क्यों अपनाई गई, उसका क्या पर्पज़ था। समझ गए। और आपको पता होना चाहिए कि ये वो टाइम पीरियड है 1888 से 1858 के मध्य यूटिलिटेरियन अप्रोच का, अर्थात उपयोगितावादी सिद्धांत का, मुक्त व्यापार की नीति का, एजुकेशन का। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पॉलिसीज़ को चेंज करने के लिए सहायक थी। ये बात अलग है कि कंपनी इस समय युद्ध को प्रायोरिटी नहीं दे रही थी, बल्कि कलम की नोक के माध्यम से, कहने का मतलब शांति के माध्यम से युद्ध को जीतने का प्रयत्न कर रही थी। इसीलिए आप देखोगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में एक स्टेटमेंट भी दिया जाता है कि शांति की जीतें संग्रामों की जीतों से कम ख्याति प्राप्त नहीं होती। मतलब अगर आपने युद्ध करके जितना क्षेत्र विजित किया है और उसे अगर हम शांतिपूर्वक विजित कर ले रहे हैं, तो दोनों में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। क्लियर। तो आपको ऐसे करना है। बाकी डिटेल से आप चिंतित ना हो, 1-2 दिन में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसका उत्तर फ्रेम हम आपको साथ ही देंगे, और साथ ही इसका काफ़ी गहन विश्लेषण आपको इस लेखन के प्रति और अच्छा बनाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ।